हेलो फ्रेंड्स, सौर एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम पिछले एक सप्ताह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देख रहे हैं जो आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आज का जो पहला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पहले हिंदू मंदिर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है? वो कौन सा देश है जहां पे पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन में देखें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, संयुक्त अरब अमीरात और इटली। तो वो कौन सा देश है? ये संयुक्त अरब अमीरात है। कौन सा देश? संयुक्त अरब अमीरात है, जहां पे पहले हिंदू मंदिर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अबू धाबी के पहले हिंदू मंदिर बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ये कहां पे? अबू धाबी में है। इसकी विशेषता क्या है? 108 फीट ऊंचे इस मंदिर में पारंपरिक नागर शैली की वास्तुकला है और यह 7 शिखरों से घिरा हुआ है, जिसमें से प्रत्येक संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में से हर एक का प्रतिनिधित्व करता है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता है? अभी आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसमें किसने वर्ल्ड कप जीता है? तो यहां पे ऑप्शन में देखें तो ऑस्ट्रेलिया, भारत, इटली। भारत 2 बार हो गया है, तो वो कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया आईसीसी अंडर 19 मेंस वर्ल्ड कप जीता है और इसमें भारत को इसने हराया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर आईसीसी अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है। हालांकि भारत इससे पहले 5 बार ये खिताब जीत चुका है और ऑस्ट्रेलिया दूसरे नंबर पे है, ये चौथी बार ये खिताब जीत रहा है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में किस महापुरुष की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का उद्घाटन किया है? कौन सा महापुरुष है जिसकी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 200वीं जयंती मनाई जा रही है? तो कौन से महापुरुष है ये हम देख रहे हैं। ये कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। इनकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के उपलक्ष्य में समारोह का उद्घाटन किया है। महर्षि दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? तो ये 12 जनवरी 1824 को हुआ था। कब हुआ था? 12 फरवरी 1824 को। और इसकी 200वीं जयंती 12 फरवरी 2024 को मनाया जा रहा है, तो इसको याद रखिए। सरस्वती जी एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने सामाजिक असमानता को दूर कर सामाजिक सुधारों और शिक्षा पर विशेष रूप से देश की सांस्कृतिक और सामाजिक जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इसके लिए उन्होंने 1875 में, इस फैक्ट को भी याद रखिए, 1875 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये अलग से भी पूछा जा सकता है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1875 को हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनकी एक पुस्तक है, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश। ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा रचित है और इनका एक नारा था, वेदों की ओर लौटो। तो ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। उनका मानना था कि वेदों में ही जीवन की सत्यता है। इस तरह से ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इनको सारों को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली प्रदान करने के लिए 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाए जाने की योजना है? किस योजना के तहत 300 यूनिट मुफ्त बिजली के लिए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाने की योजना है? वो कौन सी योजना है? पीएम सूर्योदय योजना, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, सोलर पैनल बिजली योजना, सोलर सूर्य मिशन। तो कौन सी योजना है? ये पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान की जाएगी। इसके लिए 1 करोड़ घरों में सोलर पैनल लगाए जाने की योजना है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम सूर्योदय योजना के बाद अब कौन सी योजना लॉन्च की है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की घोषणा की है, जिसमें हर घर को 300 यूनिट तक बिजली फ्री दी जाने की इसमें योजना है, इसमें प्रावधान है। तो इस तरह से इस फैक्ट को भी याद रखिए। कौन सी योजना है? पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। हाल ही में गुप्तेश्वर वन को किस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है? ये गुप्तेश्वर वन है, किस राज्य से संबंधित है? उस राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। तो कौन सा राज्य है? यहाँ पे ऑप्शन में देखिए तो नागालैंड, उड़ीसा,
असम, मेघालय। तो कौन सा है? ये उड़ीसा राज्य का है। डिटेल देख लेते हैं इसकी। उड़ीसा के कोरापुट जिले, कौन सा जिला है? कोरापुट जिला में गुप्तेश्वर वन को राज्य का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। यह जो स्थल है वनस्पति और जीवों की एक विस्तृत श्रृंखला से भरा हुआ है, भरपूर है। गुप्तेश्वर वन चमगादड़ों की 8 प्रजातियों से लेकर समृद्ध पुष्प विविधता से भी सुशोभित है। तो इस फैक्ट को भी याद रखिए, ये उड़ीसा का चौथा जैव विविधता विरासत स्थल है। बीएचएस ने इसे घोषित किया है। क्या नाम है इसका? गुप्तेश्वर वन। नेक्स्ट देख लेते हैं। एशिया का सबसे बड़ा 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला कहां आयोजित किया जा रहा है? ये एशिया का सबसे बड़ा है और ये कितने नंबर का है? ये 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला है। ये कहां पे आयोजित किया जा रहा है? नई दिल्ली, मुंबई, इंदौर, हैदराबाद। तो ये कहां पे? हैदराबाद में 36वां राष्ट्रीय पुस्तक मेला आयोजित किया जा रहा है, जो एशिया का सबसे बड़ा पुस्तक मेला है। इसका आयोजन स्थल कहां है? तो हैदराबाद का जो एनटीआर स्टेडियम है वहां पे आयोजित हो रहा है। आयोजनकर्ता कौन है? ऑर्गेनाइजर कौन है? तो हैदराबाद बुक फेयर सोसाइटी द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और ये 9 फरवरी से लेकर 19 फरवरी 2024 तक इसका आयोजन किया जा रहा है। तो इसको याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। हाल ही में प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार लगा लीजिए। प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यहां पे देखें, ये साइंटिस्ट को सम्मानित किया गया है। रितु करिधाल, डॉक्टर के सिवान, एस सोमनाथ, वी आर लंबितांबिका। तो ये किससे सम्मानित किया गया है? ये एस सोमनाथ है, इसरो चेयरमैन है। इनको प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ को प्रदान किया गया है। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में उत्कृष्ट योगदान को मान्यता प्रदान करता है, उसको उत्कर्षित करता है। इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ के नेतृत्व में भारत ने अंतरिक्ष क्षमताओं को आगे बढ़ाने में उल्लेखनीय योगदान दिया और इसी के लिए इन्हें प्रतिष्ठित केपीपी नाम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। डॉक्टर एस सोमनाथ, ये अभी इसरो के वर्तमान चेयरमैन भी है। इन्हीं के उसमें चंद्रयान 3 वगैरह का विमोचन हुआ है। किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू साइट्रस लिमोन को राजकीय फल घोषित किया है? कौन सी राज्य सरकार है जो आधिकारिक तौर पर काजी नेमू, ये एक नींबू की किस्म होती है जिसका साइंटिफिक नाम क्या है? साइट्रस लिमोन, को राजकीय फल घोषित किया है? तो वो कौन सी राज्य सरकार है? यहाँ पे ऑप्शन में देख लें, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। तो कौन सी राज्य सरकार है? ये आसाम राज्य सरकार है। आसाम राज्य सरकार ने इसे राजकीय फल घोषित किया है। इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इस नींबू की विशेषता क्या है कि ये गोल आकृति में नहीं बल्कि अंडाकार आकृति में होता है। ये हेल्थ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये वहां की व्यापारिक फसल है। इसी को देखते हुए राज्य सरकार ने इसे राजकीय फल घोषित किया है। देख लेते हैं डिटेल। असम सरकार ने आधिकारिक तौर पर काजी नेमू, जिसका साइट्रस लिमोन साइंटिफिक नेम है, को राजकीय फल घोषित किया है। काजी नेमू को 2019 में भौगोलिक टैग, जीआई टैग भी इसे मिल चुका है। तो ये भी याद रखिए, 2019 में जीआई टैग से इसे जीआई टैग प्राप्त हुआ था और अभी इसे राजकीय फल घोषित किया गया है। इसके अलावा असम के महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं। असम की राजधानी क्या है? तो दिसपुर है। असम की भाषाएं क्या क्या है? तो वहां पे असमिया, बंगाली और बोडो बोली जाती है। मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो हिमंत बिस्वा शर्मा है। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया है। असम का जो पक्षी है, राष्ट्रीय पक्षी है राजकीय पक्षी है सफेद पंखों वाला बतख। असम का जो पुष्प है फॉक्सटेल आर्किड है और असम का जो उच्च न्यायालय है वो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है। तो इन सारे तथ्यों को भी याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं। किस देश में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई का ऑफिस स्थापित किया जाएगा? किस देश में? अभी हाल में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने घोषणा किया है सीबीएसई के ऑफिस स्थापित किए जाने की। तो वो कौन सा देश है? यहाँ पे ऑप्शन में देखें, इंडोनेशिया, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात, कतर। तो ये कहां पे है? ये संयुक्त अरब अमीरात है। संयुक्त अरब अमीरात में सीबीएसई का ऑफिस स्थापित किया जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएई में आयोजित एक कार्यक्रम में अहलान मोदी में एक बड़ी घोषणा की है कि दुबई में बसे भारतीयों के लिए वहां सीबीएसई बोर्ड का ऑफिस स्थापित किया जाएगा।
इसका जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य के साथ स्थापित किया जाएगा, तो सीबीएसई बोर्ड के कैंपस खुल जाने के बाद यूएई संयुक्त अरब अमीरात में भारतीयों को बेस्ट एजुकेशन हासिल करने में मदद मिलेगी, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? अभी हाल में ही संतोष ट्रॉफी का आयोजन किया जाना है 2024, वो किस राज्य में किया जा रहा है? तो यहां पे देखें, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो कौन सा देश है ये, कौन सा प्रदेश है ये? अरुणाचल प्रदेश है, जहां पे संतोष ट्रॉफी 2024 का आयोजन किया जाना है। संतोष ट्रॉफी 2024 ये कौन से नंबर का है? तो ये 77वें नंबर का है। राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता अरुणाचल प्रदेश में आयोजित किया जाएगी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किससे संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल प्रतियोगिता है। इसका आयोजन स्थल कहाँ है? तो संतोष ट्रॉफी का जो आयोजन स्थल है ये 21 फरवरी से लेकर 9 मार्च, इस डेट को भी याद रखिए, ईटानगर के यूपिया के गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में होगा। कहां पे होगा? ईटानगर, जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है, यूपिया गोल्डन जुबली आउटडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। और कब से कब तक? 21 फरवरी से 9 मार्च तक, संतोष ट्रॉफी 2024। ये सारे तत्वों को याद रखिए, ये फुटबॉल प्रतियोगिता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। वेस्ट इंडीज के किस तेज गेंदबाज को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 चुना गया है? अभी हाल में ही वेस्ट इंडीज के तेज गेंदबाज हैं जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी 2024 चुना गया है, तो वो कौन से हैं? रोमारियो सेफर्ड, सामर जोसेफ, रोस्टन चेस और ओसाने थॉमस। तो ये कौन है? ये सामर जोसेफ है, जिन्हें आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी महीने का चुना गया है। वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर सामर जोसेफ को जनवरी 2024 के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ के पुरस्कार से नवाजा गया है। और यदि पिछले महीने की बात करें, दिसंबर महीने की, तो इसमें क्रिकेटर पेंट कासिम, ये ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, जिन्हें दिसंबर महीने के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के से नवाजा गया है। वहीं महिला वर्ग में भारत की क्रिकेटर दीप्ति शर्मा को दिसंबर महीने में चुना गया था। तो महिला वर्ग में दीप्ति शर्मा को और पुरुष वर्ग में पेंस कॉमिंस को। और यदि जनवरी की बात करें तो सामर जोसेफ को चुना गया है, वेस्ट इंडीज के प्लेयर हैं। प्रथम डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पे किया गया है? प्रथम है ये डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024, ये कहां पे आयोजित किया जा रहा है? बेंगलोर, कोचीन, गुवाहाटी, पटना। तो ये कहां पे? ये गुवाहाटी में। कहां पे? गुवाहाटी में आयोजित किया जा रहा है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। असम की राजधानी है। कौशल विकास और उद्यमिता और जल शक्ति राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर ने डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल्स शिखर सम्मेलन 2024 का उद्घाटन किया है। आयोजनकर्ता कौन रहे हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान के माध्यम से इसका आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में शीर्ष उद्योगपति और शिक्षाविद सहित 1000 से अधिक लोगों के भाग ले रहे हैं। तो ये इन तथ्यों को भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी स्टार लगा लीजिए। राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 11 फरवरी, 12 फरवरी, 13 फरवरी, 14 फरवरी। तो कब मनाया जाता है? तो ये 13 फरवरी को। 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। पूरे भारतवर्ष में 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू की जयंती पर मनाया जाता है। ये पहली महिला राज्यपाल रही हैं किसी प्रदेश की, सरोजिनी नायडू, उनके ही जन्म दिवस को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस बार जो मनाया गया है वो कौन से? 145वें नंबर की जयंती है। तो इस तथ्य को भी याद रखिए। एक फैक्ट और इसमें इंपॉर्टेंट है, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो ये सरोजिनी नायडू है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस हैं जो व्यक्तित्व की जयंती के ऊपर निर्भर करते हैं। कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस को। 30 जनवरी को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि को। 13 फरवरी, जिसका प्रश्न पूछा गया है, राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जयंती पर। 28 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। वो किसकी जयंती पर? सीवी रमन की। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं, हेनरी दुरांत को। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस मनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। 15 सितंबर को राष्ट्रीय अभियंता दिवस। एम विश्वेश्वरैया की जयंती पर। 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। और 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर मनाते हैं। तो सारे के सारे दिवस इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए स्वयं योजना लॉन्च की है? अभी किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम क्या है? स्वयं। वो किस राज्य सरकार ने? यहां पे ऑप्शन में देख लें, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, आसाम। तो कौन सी राज्य सरकार है? ये ओडिशा। इसकी डिटेल देख लेते हैं। ओडिशा सरकार ने एक नई सरकारी योजना स्वयं के तहत राज्य के युवाओं को 1 लाख रुपए, इस योजना का लाभ क्या रहेगा? 1 लाख रुपए तक ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाएगा। ब्याज मुक्त मतलब ब्याज नहीं लगेगा इसमें, 1 लाख रुपए का ऋण प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार ओडिशा के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में 18 से 35 वर्ष तक की आयु के बेरोजगार युवाओं को 1 लाख रुपए का तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। तो इसमें पात्र कौन है? ये ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के युवा इसमें पार्टिसिपेट हो सकते हैं और 18 से 35 वर्ष तक की उम्र होनी चाहिए। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। हाल ही में जापान को पछाड़कर कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जापान को पछाड़कर कौन सा देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? यहां पे ऑप्शन में देखिए तो भारत, जर्मनी, इटली, संयुक्त अरब अमीरात। तो वो कौन सा है? ये जर्मनी है। जर्मनी जापान को पछाड़कर विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, अमेरिका और चीन के बाद तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। यहां पे देखें, जर्मनी दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में जापान से आगे निकल गया है। और इसका कारण जो रहा है, यूरो की स्थिरता के कारण एन में महत्वपूर्ण मूल्यह्रास। यूरो स्थिर रहा है, जापान की मुद्रा यूरो है, और यूरो जर्मनी की मुद्रा है, और एन जो है जापान की मुद्रा है। तो इसका मूल्यह्रास हुआ, इसके कारण जर्मनी दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन गया है, जापान से आगे निकल चुका है। इसका डॉलर के मुकाबले 18% से अधिक गिरावट इसमें दर्ज हुई है 2022-23 में एन में, और यही कारण रहा कि जापान पीछे हो चुका है, जर्मनी आगे हो चुका है। इसका जो महत्वपूर्ण कारण रहा है, चुनौतियां रही हैं, श्रम की कमी और उच्च विकास दर। तो इस तरह से इस फैक्टर को भी याद रखिए। अभी भारत की भी संभावना है, क्योंकि भारत भी जर्मनी से ठीक पीछे, जापान से ठीक पीछे लगा हुआ है। तो चौथी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की संभावना है, ये प्रबल हो जाती है। हाल ही में कौन सा शहर दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है? वो कौन सा शहर है जिसमें दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू की है? यहां पे देखें, न्यूयॉर्क, दुबई, वाराणसी, सिंगापुर। तो वो कौन सा शहर है? दुबई। इसकी डिटेल देख लेते हैं। हाल ही में दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन हुआ है, और वहीं से दुनिया की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये एयर टैक्सी है जिसकी शुरुआत कहां से हुई है? दुबई से हुई है, संयुक्त अरब अमीरात में। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किसने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है? एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड सड़क सुरक्षा 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। तो कौन सा देश है? संयुक्त अरब अमीरात, जापान, भारत, अमेरिका। तो ये कौन सा है? ये भारत देश है जिसने एआई पावर्ड सुरक्षा के लिए 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। इसकी डिटेल देख लेते हैं। भारत ने विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित सरकारी सेवाओं में अपने अग्रणी प्रयासों के लिए प्रतिष्ठित 9वां गवर्नमेंट पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के उल्लेखनीय प्रयासों को दर्शाता है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में इसरो द्वारा इनसेट 3DS उपग्रह को कब लॉन्च किया जा रहा है? इसरो द्वारा इनसेट 3DS उपग्रह को कब लॉन्च किया जा रहा है? 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी। तो ये आज 17 फरवरी को लॉन्च किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। हाल ही में इसरो द्वारा इनसेट 3DS उपग्रह को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 17 फरवरी 2024 को लॉन्च किया जा रहा है। इसमें लॉन्चिंग व्हीकल प्रयोग किया जा रहा है, तो वो कौन सा? GSLV F14। ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिए। ये भी पूछा जा सकता है कि लॉन्चिंग व्हीकल कौन सा प्रयोग किया गया था? तो GSLV F14 प्रयोग किया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसे जीरोसी क्रोनस ट्रांसफर कक्षा में स्थापित किया जाएगा, और इसका जो महत्वपूर्ण उद्देश्य है, तो भारत के सभी मौसम संबंधी जानकारी को भारत को शेयर करेगा। तो मौसम संबंधी जानकारी के मामले में भारत आत्मनिर्भर होगा, तो इस उद्देश्य के साथ इसको लॉन्च किया जा रहा है। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत आरपीएफ ने जनवरी 2024 में 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया है?
अभी हाल में ही रेलवे पुलिस फोर्स आरपीएफ ने एक ऑपरेशन के तहत जनवरी 2024 में शुरू किया था और 549 बच्चों को उनके परिवार से मिलाया था जो किसी कारण बिछड़ गए थे। तो कौन सी योजना है? तो ये नन्हे फरिश्ते योजना है। नन्हे फरिश्ते योजना ये ऑपरेशन के रूप में चलाया था आरपीएफ ने, रेलवे पुलिस फोर्स ने जनवरी 2024 में, और 549 बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया, उनके घर तक पहुंचाया। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन कंपनी कौन सी बनी है? अभी हाल में दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन कंपनी बन गई है। तो कौन सी है? यहां पे देखें, स्टर्ट्स, स्टीलवर्ड, वेगा, वोल्गो। तो कौन सी है? ये स्टीलवर्ड है जो दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन निर्माता कंपनी बन चुकी है। डिटेल देख लेते हैं। हेलमेट बनाने वाली कंपनी स्टीलवर्ड दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट उत्पादन कंपनी बनी है और इसने अभी हाल में ही भारत सहित 80 लाख हेलमेट, भारत समेत दुनिया के अन्य देशों में 80 लाख हेलमेट का इन्होंने सेल किया है। तो इस तरह से दुनिया की सबसे बड़ी हेलमेट निर्माता कंपनी बन चुकी है। इस तरह से ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आज का हमारा करंट अफेयर का सेशन यहीं समाप्त होता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। यदि कोई इशू है तो उसको कमेंट में डाल दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद, थैंक यू।